हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मनुष्य फेफड़े की संरचना तथा कार्य को समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगी श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र अथवा प्रणाली। अब यदि हम बात करें श्वसन के बारे में, तो यहाँ पे हम इसकी संरचना को समझने से पहले इसका एक छोटा सा चित्र समझते हैं। और यह हमारे पास में हो जाएगा श्वास नली, और बाहर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हमारे पास में नासा द्वार। और यहां पर हमारे पास में एपिग्लोटिस, और ये वाला जो भाग है हमारा ये कहलाता है श्वास नली। और ये जो श्वास नली होती है यह आगे जाकर के दो पृथक पृथक भागों में इस प्रकार से विभक्त होती हुई दिखाई देती हैं, और ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करें हमारे फेफड़ों के बारे में, तो ये फेफड़े इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये वाला जो फेफड़ा होता है ये हमारा तीन भागों में इस प्रकार से विभक्त होता है। और इस वाले फेफड़े की यदि हम बात करें, जो कि हमारे बाएं भाग में पाया जाता है, यह दो भागों में इस प्रकार से विभक्त होता है। और हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर देख पाते हैं। इन फेफड़ों के ऊपर पसलियों की इस प्रकार से आकृति विद्यमान होती है। इस प्रकार से दोनों फेफड़ों पर इस प्रकार से आकृति विद्यमान होती है, जो कि हड्डियों की बनी हुई होती है। और ये जो हमारी श्वास नली है इसको सहारा प्रदान करने के लिए सी आकृति के छल्ले विद्यमान होते हैं। अब हम बात करते हैं ये वाला जो भाग है हमारा ये तो हो जाएगा दायां भाग, और ये वाला जो भाग है हमारा ये हो जाएगा हमारा बायां भाग। अब यहाँ पर यदि हम देखना चाहें या हम इसको और नाम अंकित करना चाहें, तो हम देख पाएंगे कि ये जो भाग होता है ये कहलाता है हमारा श्वसनिका। श्वसनिका के बाद में ये जो भाग होता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिका या श्वसनीय कहा जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ये दोनों जो फेफड़े होते हैं यह आपस में इस प्रकार डायफ्राम के माध्यम से संकुड़न एवं शिथिलन क्रिया को करते हैं। डायफ्राम यहाँ पर होता है, और इसके जो अंतिम भाग होता है यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि कुपिकाएं विद्यमान होती हैं। क्या विद्यमान होती हैं? कुपिकाएं विद्यमान होती हैं। कुपिकाएं जो कि श्वसन की सबसे महत्वपूर्ण और क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जहां पर जो फेफड़ों का कार्य होता है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फेफड़ों का कार्य भी बताइए। तो फेफड़े का कार्य हम समझते हैं कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडलीय दाब अधिक होने की वजह से फेफड़े में या फेफड़ों तक आती है, और उसके बाद फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय दाब अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण CO2 युक्त वायु पुनः शरीर से बाहर चली जाती है। शरीर से बाहर चली जाती हैं, और
इस बाहर चली जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि पहले नंबर पे कि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब अगर अधिक है तो O2 युक्त वायु अंदर आएगी, और यदि मान लीजिए फुफ्फुसीय दाब अधिक है, फुफ्फुसीय दाब अधिक है, तो जो अशुद्ध वायु है अर्थात CO2 युक्त वायु है वह बाहर आ जाती है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।